निश्चित रूप से ये दंगे फंडेड होते हैं सर। ये कोई दंगे आप सोच रहे हैं कि मेरे और आपको कोई बोले दंगा करो, हम कोई नहीं जाएंगे। कोई भी इस तरीके का एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा किसी भी देश का, वो दंगों को कभी भी, दंगों की राजनीति को नहीं समझेगा। और लोकतंत्र सबकी आवाज सुनी जाती है। आज विपक्ष 10 गालियां मोदी जी को देता तो मोदी जी ने किसी का टेप तो नहीं लगा दिया। यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अदालतें सबके लिए समान भाव में खुली हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपने पालने हैं। इन सरकारों ने, गुंडागर्दों ने नहीं पालने। ये तो आपको पैसा देंगे, हाथ में पेट्रोल देंगे, पत्थर देंगे, पत्थरबाजी करने पे आप मरोगे और वो सियासी रोटी सेकेंगे। इसलिए किसी के हाथ का पपेट मत बनिए आप। जो आप विकास की धारा के साथ रहिए, क्योंकि आप जब विकास की धारा के साथ रहेंगे आपका परिवार विकास करेगा। ये लोग आपको विनाश के काल में डाल रहे हैं, तो इन कट्टरपंथों की बातों में मत आओ। ये खुद तो अपने महलों में बैठेंगे और आपके हाथ में पत्थर और पेट्रोल करके आपके पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। और जो लोग आपके हाथ में पत्थर दे रहे हैं वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और आपको बलि का बकरा बना रहे हैं। इस चीज को समझिए। आपको अगर देश को प्रगति के पथ पे जाना है तो योग्यता के दम पे आगे जाना है। यही बात जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि क्षमता जो है वो योग्यता के दम पर होनी चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी, जिसकी आग हल्द्वानी से लेकर अब बरेली तक जा चुकी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस पूरे मामले को कैसे देखती है। मैम, 2024 में चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही दंगा भड़काने की जो राजनीति है हल्द्वानी से बरेली तक गई है। पहले तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहली बात, विषय क्या था? विषय था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं आदरणीय अम्बेडकर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सबका एक सपना था, जिसको कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार ने आज कहीं ना कहीं उसको पूरा किया है। और इसमें है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान अधिकार सबके लिए देने की बात है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडे के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। उसमें कोई जाति विशेष का कोई विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए, कोई जेंडर विशेष का नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के हक की ज्यादा बात की गई है। कुरीतियां हर समाज में हैं, हिंदू समाज में भी हैं, अलग अलग समाजों में भी हैं। लेकिन अगर वो कुरीतियों से समाज नेगेटिव तौर पे प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकारों का काम है कि समाज को उभार के एक विकास की और पॉजिटिव धारा में आगे लिया जाए। जिस प्रकार से मुस्लिम बहनों के साथ समान अधिकार उनके विरासत में, समान अधिकार शादी के लिए, सबके लिए, शादी की एज जो है वो एक समान, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है। एक समय था जब बाल विवाह की कुरीति थी, एक समय था जब पर्दा सिस्टम की कुरीति थी। सबको हमने हटाया और उसके प्रभाव हमने देखा कि किस तरीके से भारत के विकास में महिलाओं ने हर क्षेत्र में योगदान दिया है। चाहे वो राजनीति का गलियारा हो, चाहे विज्ञान का गलियारा हो, चाहे खेलकूद का गलियारा हो, महिलाओं ने अपना परचम हर जगह लहराया है। क्योंकि उनको जो पहले बांधा जा रहा था कुरीतियों के अंतर्गत, वही महिलाओं ने विकास में। और देखिए, 50% जब आबादी देश के विकास के साथ जुड़ेगी तो निश्चित रूप से देश का विकास डबल प्रोग्रेस में रहेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 200 जस्टिस रंजना देसाई की टीम के अंतर्गत इसकी पूरी ड्राफ्टिंग हुई है। बहुत लोगों के साथ संवाद हुआ है, बहुत लोगों का डेटा इनपुट लिया गया है, उसके बाद ड्राफ्टिंग हुई है। हो सकता है किसी विशेष पॉइंट पे आपको या मेरे को असहमति हो, उसको हम दोबारा से पॉइंट आउट कर सकते हैं, विधानसभा में भी लेकर आ सकते हैं, अदालत में भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का विरोध और अराजकता समाज में फैलाना किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आपका पहला प्रश्न वही था कि चुनाव के आते आते दंगे क्यों बढ़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये दंगे फंडेड होते हैं सर। ये कोई दंगे आप सोच रहे हैं कि मेरे और आपको कोई बोले दंगा करो, हम कोई नहीं जाएंगे। कोई भी इस तरीके का एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा किसी भी देश का, वो दंगों को कभी भी, दंगों की राजनीति को नहीं समझेगा। और लोकतंत्र सबकी आवाज सुनी जाती है। आज विपक्ष 10 गालियां मोदी जी को देता तो मोदी जी ने किसी का टेप तो नहीं लगा दिया। यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अदालतें सबके लिए समान भाव में खुली हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर आप अपनी बात को रखेंगे, अगर आपकी असहमति है तो उसको तो पूर्ण रूप से वेलकम हम करेंगे। लेकिन इस तरीके का, क्योंकि चुनाव का समय है, उसको प्रयास है कहीं ना कहीं, मैं समझती हूँ आपके मंच के माध्यम से देश की सरकार को, राज्य की सरकारों से मैं निवेदन करती हूँ, इस तरीके के दंगाइयों को प्रोएक्टिव मेजर लेकर इनका संज्ञान लिया जाए, अपनी इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुके हैं, ऐसा प्रभाव दिख रहा है। और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज इस यूसीसी के आने के बाद से खुश भी हैं, उसमें हर समुदाय के लोग हैं। मैम, आपने जैसे कहा कि हर धर्म में थोड़ी ना थोड़ी कुरीतियां होती हैं, उसको समझाया जाता है। मुस्लिम मौलाना जो है उनकी तरफ से, जैसे साजिद रशीदी, उन्होंने अभी जब यूसीसी पे बात चल रही थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों सड़कों पे आओ, ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं।
ऐसे ही तौकीर रजा हैं, वो कह रहे हैं हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हमारी मस्जिदों पे अगर अतिक्रमण बता के उनको ढहाया जाएगा। तो ऐसे जो मौलाना है इनको लेके क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, अतिक्रमण किसने किया इसका फैसला कौन करेगा? अगर कोई भी लीगल एनक्रोचमेंट, मैं आप कोई भी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे आपका घर हो, कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट अगर कहीं भी करी गई है और वो संवैधानिक और लोकतंत्र के विरुद्ध है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। पहले एक्शन नहीं लिया इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज एक्शन नहीं होगा। आज सरकारें अगर उसको अपने यूज कर रही है संवैधानिक तरीके से, एक्शन होगा। तो इसमें मस्जिद तोड़ना है या वो नहीं है। अगर एनक्रोचमेंट इलीगल है तो इलीगल एनक्रोचमेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो इनको आपको वहां पे भेजा गया ना क्रेन। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाके उसकी दावेदारी करो, आपके लिए लोकतंत्र न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन अगर वहां पे आप डिफॉल्टर फेल, आप वहां पे साबित हो चुकी हो, पता चल चुका है बाय एविडेंस की दिस इज इलीगल इंक्रोचमेंट, तो जो संवैधानिक तरीका है, जो न्यायतंत्र, उसको तो अपना रोल है ना। बिना न्याय के, तो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के सर, लैंड आप रूल हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। आज अगर मैं लाल बत्ती बंद कर देती हूँ तो एक के बाद एक सारी की सारी गाड़ियां बजने लग जाएंगी। रूल तो सबके लिए फॉलो करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन सबको फॉलो करना पड़ेगा, वो कोई भी देश हो। और मुस्लिम लोगों से मेरा अनुरोध है, जितना सिक्योर और सेफ मेरे मुस्लिम भाई बहन आज शायद हिंदुस्तान में, वो मुस्लिम देशों में भी नहीं है। वहाँ सिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा कितना प्रेम भाव है। दिवाली में अली है सर, रमजान में राम है। पूरे प्रेम भाव के साथ हम एक दूसरे के साथ जमीनी स्तर पे रहते हैं। ये केवल कट्टरपंथी लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक से ऊपर समझते ही नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को देश की प्रगति से दूर रखा, सिर्फ सियासतदारों ने। उन्होंने कोई उनको सुविधाएं नहीं दी, सिर्फ लॉलीपॉप देकर एक तुष्टीकरण के तहत यूज किया है। तो आपको जागने की जरूरत है। आज अगर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, मुद्रा योजना है, जनधन अकाउंट है, शौचालय है, जो भी सुविधाएं केंद्र से निकल रही हैं, निष्पक्ष होकर हर समुदाय के लिए, हर समाज के लिए, हर समाज के आखिरी से आखिरी गांव तक पहुंच रही हैं, समान भाव से पहुंच रही हैं, बिना आपका जाति का कार्ड देखकर, बिना आपकी उसका कार्ड देख के कि आपका कौन सा जेंडर है, बिना ये देख के कि आप बीजेपी शासन क्षेत्र में हो या कांग्रेस के शासन क्षेत्र में, आपको योजनाएं मिल रही हैं। उसका लाभ बना के अपनी डेवलपमेंट की तरफ आप फोकस करो, क्योंकि आपके बच्चे आपने पालने हैं। इन सरकारों ने, गुंडागर्दों ने नहीं पालने। ये तो आपको पैसा देंगे, हाथ में पेट्रोल देंगे, पत्थर देंगे, पत्थरबाजी करने पे आप मरोगे और वो सियासी रोटी सेकेंगे। इसलिए किसी के हाथ का पपेट मत बनिए आप, जो आप विकास की धारा के साथ रहिए, क्योंकि आप जब विकास की धारा के साथ रहेंगे, आपका परिवार विकास करेगा। ये लोग आपको विनाश के काल में डाल रहे हैं। तो इन कट्टरपंथों की बातों में मत आओ। ये खुद तो अपने महलों में बैठेंगे और आपके हाथ में पत्थर और पेट्रोल करके आपके पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। आज अगर गोली चलेगी तो उस आदमी पे गोली चलेगी जिसने पत्थर बनाए, उस पे नहीं चलेगी जिसने पत्थर मारने के लिए उकसाया। तो इस बात को समझने का प्रयास करें। किसी के हाथ की पपेट बन के अपना जीवन, अपना परिवार और अपना फ्यूचर, अपना भविष्य को आप काले अंधकार में ना डालें। ये मेरा सारे ही जो दंगाई हैं उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है। मैम, सवाल मेरा यही था कि जैसे हुर्रियत को नज़रबंद कर दिया गया, ऐसी भड़काने वाली राजनीति वो करते थे कि लोगों को भड़का देते थे। जैसे मैंने दो नाम लिए, तौकीर रजा और साजिद रशीदी, इनके अगेंस्ट मतलब क्या होना चाहिए आपकी राय? और यूसीसी को लेके क्या लगता है आपको कि ये जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है, धीरे धीरे गुजरात में भी आएगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर सेंट्रल में भी आएगा। अगर हल्द्वानी में अभी ऐसा हुआ है उत्तराखंड में, तो आने वाले टाइम में सेंट्रल में क्या होगा? फिर आप कैसे देखते हो सर? देखिए, यही मुस्लिम पक्ष को समझदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि खाली माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, देश में सिख समुदाय भी है, जैन समुदाय भी है, पारसी समुदाय भी है। किसी ने आपको रिचुअल्स को नहीं टारगेट किया। आपने कलमा पढ़ना है, कलमा पढ़ के शादी करिए। मुझको फेरे करके शादी करनी है, हम फेरे करके शादी कर रहे हैं। रिचुअल्स और रिलीजन पे नहीं है। ये समान अधिकारों की बात है, समानता की बात है। अगर आपका शोषण हो रहा है तो उस शोषण से मुक्त करने की बात है। अगर किसी समुदाय में विशेष जाति का, विशेष वर्ग का, विशेष जेंडर का अगर शोषण हो रहा है, तो उस शोषण से मुक्त करके एक संविधान और एक लॉ के अंडर सबको डालने की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाल बत्ती में आपकी गाड़ी तो रुक जाए और मेरी गाड़ी निकल जाए। मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती अगर लगी हुई है तो मेरी रुक जाए। हाँ, कोई एम्बुलेंस है तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का विषय ये है कि जब एक लॉ सबके लिए समान होगा तो देश बराबरी से प्रगति के पथ पर जाएगा। और इसमें आपका ही विकास लिखा हुआ है, आप ही का उद्धार लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप ही की बेटियां जो हैं, अगर कोई बेटी आपके घर तलाक करके घर आ जाती है तब तो आप बड़ा आपको बुरा लगता है,
लेकिन जब आपकी उसको होने लगे, कहने का मतलब ये है जब आपके सर पे आपकी उन बेटियों के ऊपर शोषण होता है तब आप उस तकलीफ को महसूस करते हैं, अदरवाइज नहीं महसूस करते हैं। आपको समान भाव से सबकी तकलीफों को महसूस करके एड्रेस करना पड़ेगा और बेटियों को आगे बढ़ाइए। इस कानून के तहत बेटियों को एक अधिकार मिला है और पुरुषों को भी अधिकार मिला है। और सबसे बड़ी बात कमिटमेंट आई है, आप चाहे वैवाहिक रजिस्ट्रेशन हो चाहे इवन लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर भी आया है। और अगर कोई आपको आपत्ति है तो उसको कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपने एड्रेस करना आप करिए, यू आर ओपन फॉर दैट। बट विरोध करना, पत्थरबाजी करना, देश की संपत्ति को डिस्ट्रॉय करना, ये एक अच्छे सिटीजन की या सिविलाइजेशन की निशानी नहीं है। और जो लोग आपके हाथ में पत्थर दे रहे हैं वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और आपको बलि का बकरा बना रहे हैं, इस चीज को समझिए। मैम, ये तो हो गई है धर्म की बात, थोड़ा राजनीति जातिवाद पे बात कर लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में और लोकसभा में भाषण दिया, उसमें उन्होंने अपनी खुद की ओबीसी जाति बताई। इस पे राहुल गांधी ने पलटवार किया कि वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे और ओबीसी में तो तब आए जब 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। खुद सामान्य में थे लेकिन खुद को ओबीसी में उन्होंने ढाल दिया और कहते हैं कि 50% जो आरक्षण है उसको उखाड़ फेंकेंगे और ज्यादा आरक्षण देंगे। कैसे देखते हैं इन दोनों बयानों को? देखिए, मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं आरक्षण के विरोध में हूँ। मैं कहती हूँ कि जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको आप सुविधाएं दो, योग्य बनाओ। और जो योग्य हो वही, आज अगर मेरे को ऑपरेशन कराना है, आप मेरे पिताजी को ऑपरेशन कराना है, तो मैं डॉक्टर की योग्यता देखूंगी कि उसका धर्म देखूंगी कि उसने जनेऊ पहन रखा है, ये टोपी पहन रखी है कि पगड़ी पहन रखी है। आप इस चीज को समझिए। आपको अगर देश को प्रगति के पथ पे जाना है तो योग्यता के दम पे आगे जाना है। यही बात जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि क्षमता जो है वो योग्यता के दम पर होनी चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। आज उसी को राहुल गांधी, क्योंकि अपने आप को बार बार राहुल गांधी बार बार लॉन्च करे जा रहे हैं, उनको लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही है, तो आज जातिवाद के तुष्टीकरण को वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ज्यादा तो दक्षिण और उत्तर को बांटने का भी प्रयास हो रहा है उनके द्वारा और उनके सहयोगी दलों के द्वारा कि हम दक्षिण को अलग देश बनाएंगे। तो ये लोगों की सोच ही यही है कि विभाजन करो, डिवाइड एंड रूल की जो एक मानसिकता है, जो डीएनए इनके अंदर घुसा हुआ है अंग्रेजों और मुगलों के साथ, उसी को आगे का लेगेसी राहुल गांधी जी लेके जा रहे हैं। क्योंकि योग्यता होती सर तो इतनी बार लॉन्चिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये समझने की बात है। मैम, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि 28 गठबंधन का जो दल तैयार था उसमें से नीतीश बाबू जा चुके हैं, ममता दीदी ने मना कर दिया है कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया मोदी सरकार ने। और खबरें ये भी हैं कि जयंत चौधरी भी जाने वाले हैं एनडीए में। तो कैसे देखते हैं इस गठबंधन को, टक्कर दे पाएगा मोदी सरकार को? कहीं खड़ा ही नहीं होता। जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं गठबंधन छंद होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पड़े चरण संतन के, वहाँ पतन हुए गठबंधन के। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी चरण डालते जा रहे हैं वहाँ गठबंधन छंद होता जा रहा है। क्योंकि देश इस बात को समझ चुका है कि देश यानी कि मैं और आप 140 करोड़ जनता, ये 4000 किलोमीटर चले तो 3 राज्यों में हार गए, बुरी तरह हार गए, जिसमें 2 जगह ये थे। आज वो 4 कदम अगर चले हैं तो लक्षद्वीप में चले हैं, तो जो आपके अगेंस्ट जो भी पूरे की पूरे देश की इकोनॉमी उन्होंने हिला दी। समस्या ये है कि राहुल गांधी देश की नफ्स को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं यात्रा करने से, या आज की डेट में कोई ट्रक ड्राइवर का जीवन कैसा है। आपको अगर 55 साल लग गए और उसके बाद भी आपको ये नहीं पता चला कि स्टोव जो है कोयले से चलता है या तेल से चलता है, या ट्रेन जो है आज वंदे भारत चल रही है तो ये आज भी उसी उसमें है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अगर आपने विकास किया होता तो जनता को आपको कोई ये सारी लॉलीपॉप देने की आवश्यकता नहीं होती। 21वीं सदी में अगर आप जातिवाद की बात करेंगे, और जब जातिवाद को आप बात कर रहे हैं, साधा किसने है? आज आपकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन से समाज से आती है? हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे वो कौन से समाज से आते थे? और इन्हीं के तो हरिशंकर वो मणिशंकर जी बोलते थे कि नीच है मोदी, नीच जाति का है, चाय वाला है, इसको मैं अपने कार्यालय में चाय की दुकान खोलूंगा, या मौत के सौदागर। ये सारे शब्द किसने दिए? तो इन्होंने अपनी वाणी को इतना न्यूनतम स्तर पे ले जा चुके हैं कि विकास की जगह विनाश की राजनीति करते करते, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, परिवारवाद की राजनीति करते करते, क्योंकि इनके टाइम पे तो खुद उनके परिवार वालों को तो भारत रत्न दिया, लेकिन प्रणब मुखर्जी या नरसिम्हा राव तो निष्पक्ष होकर जिसने भी योगदान दिया भारतीय समाज के विकास में,
सबको एनडीए की सरकार ने उसको स्वीकारा भी और उसको सम्मान के तरीके साधा भी। और किस तरीके से, ये तो उत्तर दक्षिण के विभाजन की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ने आज एक उत्तर के कृषि नेता और दक्षिण के कृषि साइंटिस्ट स्वामी रंगनाथन जी को उनको सम्मानित किया, या दक्षिण के पीवी नरसिम्हा राव को सम्मानित करके एक तार में पिरोया कि जिन्होंने भी देश के विकास में, देश की सफलता में अपना योगदान दिया है, उनको सम्मान उनको हम दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने तक ही राजनीति को राजतंत्र के साथ साधते रहे। लेकिन आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र जाग चुका है, जागरूक हो चुका है वो, और लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिला है वो उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं और आप सीपी में खड़े हैं, इनके राज में यहाँ पे जगह जगह लिखा रहता था कि किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाओ, जगह जगह बम विस्फोट होता था, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कौन सा स्कैम, LIC का स्कैम, किस तरीके से देश को इन्होंने लूटा। नेशनल हेराल्ड में ये लोग बेल पे घूम रहे हैं, इतनी इतनी संपत्ति बना दी। मोदी जी की संपत्ति दिखा दीजिए, योगी जी की संपत्ति दिखा दीजिए। उन्होंने देश को परिवार के तरीके समझा और राष्ट्रवाद को ऊपर रखते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। हिंदुत्व की चेतना आज जाग रही है, देश की अखंडता आज जाग रही है, देश की सांस्कृतिक चेतना का ये समय है। तो ये अमृत काल ऐसा है जिसको वास्तविकता में अमृत का अनुभव देश की जनता कर रही है।